हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 30 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का गाइस ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग हर एक सोर्स से न्यूज को कवर करते हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, हर एक सोर्स से आपको न्यूज यहां पर मिल जाएगी। यानी कि अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देखते हैं तो आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स 100% कवर हो जाएगा। इस बात की मैं आपको यहां पर गारंटी देता हूं। यहां पर एक भी न्यूज जो है वो स्किप नहीं होती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है इस लेक्चर को एंड तक देखना। एंड गाइज, जैसे कि सिविल सर्विसेज में जीएस पेपर 1 2 3 4 हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। ये आपके पेपर 1, पेपर 2 के और ये पेपर 3 के टॉपिक्स हैं जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड मेरा ये फेसबुक का पेज है गाइज, इस पर जाकर आप लाइक हिट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर। ये फेसबुक की लिंक यहाँ पर मौजूद है। एक बार आप नीचे चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, एंड बेल आइकन पे हिट किया है कि नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स वीडियोस की आपको तुरंत मिल जाएगी। और टेलीग्राम का मेरा एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नया चैनल मैंने ओपन किया है, झा_सर करके। इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए जीएस पेपर 1 की पहली न्यूज पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सूडान की बात हो रही है। सूडान गाइस कंट्री कहां पर हम लोग को देखने को मिलती है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में आप देखोगे तो ये सूडान नाम की कंट्री हम लोग को दिखाई दे रही है, ठीक है। यहां पर एक दारफुर रीजन है, तो आप देखो दारफुर रीजन आपको यहां पर दिखाई देता है। ये सूडान के वेस्टर्न एरिया पर आपको दिखाई देगा दारफुर रीजन, राइट। और यहां पर रहने वाली जो कम्युनिटी है उनका नाम है मसलित मसलित कम्युनिटी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं डायरेक्टली कि सूडान या फिर दारफुर रीजन कहां पर है, तो आपको ये लोकेशन थोड़ी पता होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि मसलित समुदाय, मसलित कम्युनिटी कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूडान में हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। अब देखिए सूडान से कौन सी कंट्रीज अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो आप ये देखिए यहाँ पर पूरी कंट्रीज के यहाँ पर नाम है। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरी कंट्री के नाम देख सकते हैं। ये मैप की प्रैक्टिस होती है इस प्रकार से सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए। अब एक मैप वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे अभी तुरंत कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि ये जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये समुद्री एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा एरिया है, ठीक है। यानी कि ये जो एरिया है कौन सी सी है, राइट। तो ये यानी कि कौन सा सी ये है, तो इसका नाम आपको सी का बताना है, ठीक है। और चर्चा करें इसके बारे में, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, इनके द्वारा अभी बताया गया है कि यहां पर इस सूडान के दारफुर रीजन पर हम लोग को देखने को मिला है कि 60 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें बताया गया कि 500 आर्म्ड मैन, यानी कि 500 लोग के लगभग यहां पर गोली वगैरह लेकर आए थे, यानी कि बंदूक वगैरह अपने हाथ में लेकर आए थे, वेपन्स लेकर आए थे, और इन्होंने मसलित कम्युनिटी को टारगेट किया था, जो कि वेस्ट दारफुर मस्तेरी टाउन में हम लोग को देखने को मिलती है। और बेसिकली क्या, काफी समय से जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अरब रूलर्स के बीच में और अफ्रीकन एथनिक कम्युनिटीज के बीच में। किसको लेकर है कि उस एरिया पर कब्जा दबदबा किसका होगा। तो इन्होंने जो है वो बताया गया है कि ये अरब रूलर्स जो हैं इन्होंने मसलित कम्युनिटी के ऊपर फोकस किया और इनको यानी कि टारगेट किया और इनको मारा। तो टारगेट जो थे वो मसलित कम्युनिटी यानी कि मसलित समुदाय के लोग थे। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है, जिसकी एक जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 के अंदर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर रुकिएगा, जीएस पेपर 1 की पहले न्यूज कवर करेंगे, फिर उस टॉपिक पे हम लोग आएंगे। अब जो नेक्स्ट न्यूज है गाइस, ये हम लोग को टीटीएसजेड से रिलेटेड देखने को मिल रही है। ज्योग्राफी में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि टुटिंग टिडिंग फ्यूचर जोन कहां पर लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का एरिया, जिसमें आप देखिए हिमालय जो है ये टर्न पॉइंट ले रहा है। यहां से आप देखिएगा हिमालय का ये टर्निंग पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है, शार्प टर्निंग पॉइंट, जो कि ये नीचे की तरफ जो है वो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हिमालय का जो शार्प टर्निंग पॉइंट जहां पर है, उस एरिया पर ये हम लोग को जोन देखने को मिलता है टीटीएसजेड, जिसकी एक जानकारी आपको होनी चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जैसे कि हिल्स आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि नागा हिल्स हो गई और गारो गारो खासी जयंता हिल्स, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मौजूद जितनी भी हिल्स वगैरह हैं उसकी एक जानकारी आपको होना जरूरी है। अभी बेसिकली एक स्टडी के थ्रू पता लगा है कि ये वाला जो जोन है नॉर्थ ईस्टर्न, ये हिमालय का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर हिमालय एक स्टीप कर्व लेता है, यानी कि एकदम से नीचे की तरफ हम लोग को देखने को मिलता है, आता है। तो इस जगह पर अर्थक्वेक की संभावना हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर मॉडरेट अर्थक्वेक्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं, और ये जो रीजन है ये हम लोग को अरुणाचल प्रदेश पे देखने को मिलता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया है ना, आप देख सकते हो इधर, राइट, जहां पर ये टर्निंग पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो ईस्टर्न हिमालय है वो एक शार्प साउथवर्ड बेंड जो है वो करता है, यानी कि ये देखो आप शार्प
शार्प एक बेंड इसका हम लोग को साउथवर्ड डायरेक्शन की तरफ देखने को मिल रहा है, राइट। और ये किससे कनेक्ट करता है? इंडो बर्मा रेंज से ये कनेक्ट करता है, जिसकी एक जानकारी आपको होनी चाहिए। हालांकि पहले भी वाले टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं आप लोग को, आपको पता होगा जहां पर मैं पहले पढ़ाता था तो वहां पर ये सब टॉपिक्स मैंने कवर कराए हुए हैं कि इस एरिया पर काफी ज्यादा हम लोग को भूकंप देखने को मिलता था। अगर आप मुझे रेगुलरली काफी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। चलो एनीवेज, पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे जिनकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए थी। अब पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यहां पर बात हो रही है। 10th शेड्यूल के अंदर ये एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग को देखने को मिलता है। ये लगातार 3-4 महीने से न्यूज में ये टॉपिक रहा है, तो इससे रिलेटेड डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और मैं इतना 100% इसलिए कह रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड क्योंकि रिपीटेड टॉपिक, और एक दो बार रिपीट नहीं हुआ है, कम से कम 6-7-8 बार ये टॉपिक रिपीट हो चुका है पिछले 3-4 महीनों के अंदर हम लोग को देखने को मिला है। पहले कर्नाटका के केस में, फिर मध्य प्रदेश के केस में, फिर अब ये राजस्थान के केस में ये टॉपिक हम लोग को एंटी डिफेक्शन लॉ का देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को आप। तो देखिए गाइस, ये फोटो को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहली चीज तो ये बात करें, क्योंकि इसी को अगर आप समझ जाओगे तो ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, एक नेता दूसरे नेता से क्या ले रहा है? ब्रीफ केस में पैसे ले रहा है, राइट। और ये किस पर्पस के लिए सामने वाले व्यक्ति को पैसे दिए जा रहे हैं, इस नेता को, कि ये जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर इसकी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता होगा इसकी स्टेट में जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे कि अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि राजस्थान की बात करें, इसी केस की बात करें जिसको लेकर ये टॉपिक चला था, तो राजस्थान के अंदर जो रूलिंग पार्टी जो है वो कौन सी है? कांग्रेस रूलिंग पार्टी हम लोग को देखने को मिल रही है। और यहां पर मान के चलो कि ये कांग्रेस का एक नेता है और ये बीजेपी का एक नेता है, ठीक है। अब बीजेपी का नेता कांग्रेस के नेता को पैसे क्यों ऑफर कर रहा है? क्योंकि ये कांग्रेस का नेता इनके पास अगर ज्वाइन हो जाएगा, या फिर ऐसे एक नेता की बात नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे नेताओं की बात होती है जिनको पैसे वगैरह ऑफर किए जाते हैं, जिनको उनकी पॉलिटिकल पार्टी से छुड़वाकर जो है वो अपोजिट वाली पॉलिटिकल पार्टी यानी कि अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी में शामिल किया जाता है। वो इस पर्पस के लिए क्योंकि इसकी जो एक सीट है वो इसको मिल जाए, इस पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाए, और जो रूलिंग पार्टी जो है फिर वो ये वाली बन जाए। समझ रहे हो बातों को? देखो और सिंपल कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक स्टेट के अंदर काफी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। अब रूलिंग पार्टी कौन सी होगी? जिसके पास ज्यादा जो है वो नंबर ऑफ सीट्स होंगी, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके पास ज्यादा होगी, जिसके पास ज्यादा रूलिंग पावर होगी उस टेरिटरी के अंदर, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि ये जो टेरिटरी है इसमें 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लेता हूं कि 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस टेरिटरी के अंदर। अब इस टेरिटरी में कौन विजेता होगा? रूलिंग पार्टी किसकी बनेगी? जिसके पास 50 से ज्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके अंडर हो जाए, राइट। या फिर मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके अंडर हो जाए, सबसे ज्यादा नंबर जिसका हो उसकी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, है ना। रूलिंग पार्टी इसी को तो हम लोग बोलते हैं जिसकी मेजोरिटी होती है। और इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो 50-51 वाला रेशियो नहीं होता। बट आज की डेट में कोलिशन सिस्टम चल रहा है, राइट, कि लोग जो है वो कोलिशन कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है गठबंधन करने के बाद, कोलिशन करने के बाद, है ना। तो फिर उस केस में जो है वो हम लोग ये वाला रेशियो जो है वो टच कर सकते हैं 50-51% का। तो अब मान के चलो अभी हम लोग सिर्फ दो लोग की बात करते हैं, दो पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, ठीक है। अब इस पॉलिटिकल पार्टी के पास 51 जो है वो सीट्स हैं, ठीक है। अब ये वाली पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी? रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होगी, इसके पास 51 सीट है। अब इसका अगर एक मेंबर इसके पास चला जाता है अपोजिशन पार्टी के पास, तो रूलिंग पार्टी कौन बन गई? ये बन गई, राइट। तो ये पूरा खेल होता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। एंटी डिफेक्शन लॉ को मतलब रोक, यानी कि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है ना, दल बदलने वाली एक्टिविटीज, इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। और ये जो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है डिफेक्शन की, कि सामने वाले को जो है वो कहा जाता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर इस तरफ आ जाओ, वो जो रूलिंग पार्टी है उसको गिराने के लिए बेसिकली किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में भी कुछ समय पहले हम लोग को देखने को मिला था इसी प्रकार की चीजें, है ना। वैसे ही राजस्थान में ऐसी स्थिति जो है वो अभी डेवलप हो रही है, तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में सामने आया था। अभी आप देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम लोग समझते हैं। आई थिंक आपको कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में पास किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पास हुआ था, या फिर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, या 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पता होना चाहिए। मेन पर्पस क्या है? इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको रोकना, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ये वाला मेंस का पॉइंट आप लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, कहीं पर नोट डाउन कर लो आप। क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि देखो, अब जनता है, रिप्रेजेंट जो सिटीजन है, उन लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर सिटीजन की फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है, अब उसको एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताना है। अब सिटीजन ने तो भरोसा किया
पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के लिए। अब सामने वाला व्यक्ति अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर दूसरे में शिफ्ट हो गया, तब क्या हुआ, सिटीजन्स जो है उनकी पावर वेस्ट हो गई। क्योंकि हमारे यहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पावर किसके हाथ में, पूरी पीपल, सिटीजन्स के हाथ में पूरी पावर है। अब सिटीजन ने एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, अब उस पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए एमपी जो है वो छोड़कर दूसरे में शिफ्ट हो गया, तब क्या होगा, सिटीजन्स के साथ हुआ धोखा। तो ऐसी चीज जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको हेल्दी बिल्कुल नहीं बनाती है। ऐसी चीजें बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज भी आपके मेंस में ये वाला पॉइंट उपयोग होना चाहिए। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये फैक्ट मैंने आपको बताया। दूसरी बात, प्रीलिम्स में ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट में वैसे बताइए कि किस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है हाउस से। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके तौर पर एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक मेंबर डिस्क्वालीफाई कब होता है, जब वो खुद अपनी इच्छा से पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर दे, छोड़ दे, तब वो डिस्क्वालीफाई कहलाता है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर वो काम करे, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी और एक व्यक्ति उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, ठीक है, ये व्यक्ति को मैं अलग कर देता हूं क्योंकि ये हटाओ इसको, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, ये इसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, ठीक है, जो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इसी का ये मेंबर है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि इस बिल पर वोट देना है। अब ये बंदा इस बिल पर वोट इसने नहीं दिया, तो क्या किया, इसने पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो इस कंडीशंस पर भी डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होता है, राइट, डिस्क्वालीफाई होगा सामने वाला व्यक्ति। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशंस में कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ छूट हम लोग को देखने को मिलती है। कैसी छूट है कि अगर दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में मर्ज होती है, यानी कि दो पॉलिटिकल पार्टी एक सिंगल पार्टी में बदलती हैं, राइट, सिंगल पार्टी बनती हैं, तो उस कंडीशन में इस पॉलिटिकल पार्टी का अगर मेंबर निकलना चाहे तो वो निकल सकता है पॉलिटिकल पार्टी से, उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगाया जाएगा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन भी बन सकता है पॉलिटिकल पार्टी के मर्ज होने की क्या कंडीशन है, तो अगर किसी दो पॉलिटिकल पार्टी को या उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को मर्ज होना है, एक सिंगल बनना है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के सभी, यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स जो होने चाहिए वो एग्री होने चाहिए मर्जिंग के लिए, ठीक है, तभी कंडीशन बनेगी मर्ज होने की। तो ये वाली चीज भी याद रखना। इसके अलावा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है हाउस का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा के केस में स्पीकर, अगर कोई मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है, उसके लिए इलेक्ट होता है, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को गिव अप करता है और वो स्पीकर की पोस्ट जो है वो पकड़ लेता है, और जब वो स्पीकर की पोस्ट छोड़ता है तब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में वापस आ जाता है। तो इस कंडीशन में भी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई या फिर जो है वो नहीं हम लोग को देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक बातें, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? इसके अलावा स्पीकर की पावर्स क्या क्या होती हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर सिविल सर्विसेज में आता है। तो स्पीकर की पावर क्या होती है गाइस, तो देखो, अगर डिफेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर या कोई भी केस सामने आया, ठीक है, ये दल बदलू कानून से रिलेटेड कोई भी केस सामने आया एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, तो स्पीकर डिसाइड करेंगे फाइनल की जजमेंट स्पीकर देंगे, यानी कि स्पीकर जो बोलेंगे वो बाध्य होगा, वो माना जाएगा। 1993 से पहले तक स्पीकर जो बोलते थे उनके यानी कि उनका जो डिसीजन जो होते थे वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जाते थे, बट 1993 में हम लोग को एक केस देखने को मिला है कि हो तो होलोहन वर्सेस जा चिल्लू का ये जो केस हम लोग को 1993 का देखने को मिला था। इस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जो डिसीजन जो होंगे वो फाइनल नहीं होंगे, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और जुडिशियल रिव्यू का ये पार्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, ये वाली प्रोसेस, ठीक है। तो ये है पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी, और इससे बाहर का सिविल सर्विसेज में और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा इसके बारे में। एंड गाइज, ये एंटी डिफेक्शन लॉ का जो पूरा मामला है ये न्यूज में हम लोग को क्यों देखने को मिला था, तो अभी राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच अनबन चल रही है, आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, राइट। और इस बीच जो है वो यहाँ पर कहा गया था, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, कि बीजेपी जो कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनको 25 करोड़ ऑफर कर रही है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। तो इसको लेकर ये पूरा मुद्दा चला था, यहाँ पर टारगेट सचिन जो है वो पायलट को किया गया था, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है राजस्थान के। तो इन दोनों के बीच में जो है वो अनबन अभी चल रही है, राइट। और ऐसे ही कुछ स्टोरी हम लोग को एमपी और कर्नाटका की भी देखने को मिली थी। अब इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज और पॉलिटिकल न्यूज जो है वो आपको सिर्फ इतनी पता होनी चाहिए जितनी मैंने आपको बताई, क्योंकि उससे रिलेटेड ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आते, आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया होना चाहिए भाई क्या चल रहा है। बाकी जो मेन चीजें जो सिविल सर्विसेज में या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएगी वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब पोर्टल, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये एक वेबसाइट है जो जॉब्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराएगी, या फिर
जो सिटीजन है उनको जॉब मिलने में हेल्प करेगी। ये रोजगार बाजार नाम की ये वेबसाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। क्वेश्चन ये बनेंगे कि रोजगार बाजार किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, या किस स्टेट ने लॉन्च करी है, या यूटी ने लॉन्च करी है। तो दिल्ली आप लोग को थोड़ा पता होना चाहिए। अब ये बताया जा रहा है कि ये इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प करेगी, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और आज की डेट में आप जानते हैं कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते काफी सारे लोगों की जॉब चली गई, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। आप देख सकते हैं, आपको पता होगा, राइट। तो ये जॉब चली गई लोगों की काफी सारे, राइट। तो काफी सारे बिजनेसेस वगैरह जो है वो ठप पड़ गए हैं। तो ये वेबसाइट का काम क्या होगा, एम्प्लॉयज जो है वो इस वेबसाइट पर आकर अपना बायोडेटा वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, और एम्प्लॉयर जो होंगे वो भी इस वेबसाइट्स पर होंगे, जो कि मतलब अपनी, यानी कि उस एम्प्लॉयर को किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, तो उसकी एम्प्लॉय की स्किल सूटेबिलिटी के हिसाब से वो उसको हायर कर लेंगे, राइट। तो इस प्रकार की चीज होगी, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का गैप जो है वो फिलअप करने के लिए ये वेबसाइट है। इसके बारे में बस जानकारी इतनी रखो आप, उससे ज्यादा डिटेल में नहीं आना। डायरेक्टली क्वेश्चन यही बनेगा, रोजगार बाजार क्या है? तो एक जॉब पोर्टल है, जॉब वेबसाइट है, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अब बात करेंगे सोफी रिपोर्ट के बारे में, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है हालांकि रिपोर्ट के, कि ये क्या बताएगी, पूरे दुनिया भर में न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी, जो पोषण जो है और खाद्य सुरक्षा कि क्या स्टेटस है पूरे दुनिया भर में, तो वो ये बताएगी रिपोर्ट। तो अभी हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले जान लो, ये रिपोर्ट याद रखिएगा हर साल रिलीज की जाती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का है, और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये ज्वाइंटली जो है वो रिलीज की जाती है, वाली रिपोर्ट इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हर साल। और ये रिपोर्ट के अंदर क्या मौजूद होता है, तो ये रिपोर्ट बताती है कि पूरे दुनिया भर में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का क्या स्टेटस है, हंगर भूख का क्या स्टेटस है, फूड इनसिक्योरिटी कितनी है पूरे दुनिया भर में, और रीजनल लेवल पर भी ये बताती है। सोफी 2020 की रिपोर्ट्स में जो चीज पाई गई वो ये पाई गई कि 2020 में भी ये बताया जा रहा है कि जो फूड इनसिक्योरिटी जो है वो बनी रहेगी और कुपोषण की स्थिति बनी रहेगी। आपको पता होगा 2030 तक यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल 17 गोल्स हैं, उसके तहत 2030 तक कुपोषण को, माल न्यूट्रिशन को जो है वो, या फिर फूड इनसिक्योरिटी को जो है वो खत्म करना था पूरे दुनिया भर में से। बट रिपोर्ट का कहना यह है कि ये खत्म नहीं हो पाएगा, ये अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है। और अगर बात करें गाइस कि अगर एक व्यक्ति को पूरे दिन भर में प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, यानी कि उसको इतना विटामिन मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स जो एक इक्वल या फिर बैलेंस्ड मात्रा में जो होते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रिशियस डाइट बोलते हैं, तो अगर एक व्यक्ति को न्यूट्रिशियस डाइट इनटेक करनी है एक दिन में, तो उसको $2.12 जो है वो खर्चा करने होंगे। और बताया जा रहा है हेल्दी डाइट जो होती है वो $4.07 से भी ज्यादा की पड़ती है। तो यानी कि खाना जो है वो महंगा होता जा रहा है, राइट। तो ये वाली चीज भी आप रिपोर्ट की जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि खाना महंगा होता जा रहा है, ये चीज आप अपने मेंस में उपयोग करेंगे, राइट। आप लिख सकते हैं कि सोफी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी पाया गया है कि जो फूड इनसिक्योरिटी इसलिए हो रही है क्योंकि खाने में भी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो, खाने में महंगाई रिकॉर्ड की जा रही है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है गाइस, ये $1.90 पर डे का हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि इतना, इससे कम अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो ये मान के चलो कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन का है, समझ रहे हो। तो ये इंटरनेशनल लेवल की हम लोग को देखने को मिलती है $1.90। और बताया, मैंने आपको बताया कि जो जीरो हंगर जो है 2030 तक ये दुनिया जो है वो अचीव नहीं कर पाएगी, वर्ल्ड अचीव नहीं कर पाएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि जो इंडिया के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो कि अबव पॉवर्टी लाइन के हैं, इंटरनेशनल जो अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन, जो मैंने आपको बताया ना कि अगर एक व्यक्ति इससे कम कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन का इंटरनेशनल लेवल में। तो इंडिया के अंदर जो लोग इससे ज्यादा कमा रहे हैं वो भी जो है वो हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो सोचिए इंडिया की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर और भी ज्यादा खराब हम लोग को फूड के मामले में देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक जनरल जानकारी जो है गाइज आप लोग को होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी चर्चा करें। गाइज आपको याद आ रहा होगा पेपर 1 के अंदर अभी हमने चर्चा करी थी कि सूडान के अंदर 60 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो इसी बॉडी के द्वारा जो है वो रिपोर्ट फाइल की गई थी हत्या की, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के द्वारा। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, तो कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन होता है, ह्यूमन के ऊपर किसी भी प्रकार की हानि आती है पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी, तो ये बॉडी वहां पर, यानी कि इसकी जो फोर्सेस वगैरह जो है वो वहां पर जाकर तैनात होती हैं और वहां पर मदद करती हैं सिविलियंस की। तो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, नाम से ही हालांकि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसको 1991 में स्टैब्लिश किया गया था। किस पर्पस के लिए स्टैब्लिश किया गया था कि कहीं पर भी
नेचुरल डिजास्टर होता है या किसी प्रकार की इमरजेंसी पूरी दुनिया भर में होती है, तो वहां पर सिविलियंस की मदद करने के लिए ये बॉडी तैनात रहती है। और ये सक्सेसर है यूएनडीआरओ की, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेशन की। फिर बाद में 1991 में जब ये आई थी, यानी कि इसने इस बॉडी को रिप्लेस किया था, तो उस समय इसके 2 मैंडेट्स और बढ़ गए थे, ऑब्जेक्टिव्स और बढ़ गए थे। यानी कि ऑब्जेक्टिव वो ये था, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स, यानी कि ह्यूमन वॉयलेशन कहीं पर हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कहीं पर हो रहा है, ह्यूमन को पीड़ा कहीं पर हो रही है, यानी कि किसी भी जगह पर ह्यूमंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उस समय पर ये मदद देती है सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने में। पॉलिसीज बनाती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है इंटरनेशनल लेवल पर, और इसकी रिपोर्ट हम लोग को जनरल असेंबली में प्रस्तुत होती हुई नजर आती है। ये रिपोर्ट अपनी जनरल असेंबली में प्रस्तुत करती है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। इसने ऑर्गेनाइज किया है 2016 वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट इस्तांबुल टर्की में, और ये ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप की। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को 2 लोकेशन पर देखने को मिलता है, एक न्यूयॉर्क, दूसरी जेनेवा, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यूएसए और दूसरा स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बॉडी से रिलेटेड इतनी सिर्फ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए गाइस, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो हैम्पर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ राम मंदिर जो है ना, अभी बाबरी मस्जिद का जो इशू हम लोग को देखने को मिला था, जो अभी टैकल हुआ है, तो राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप थोड़े से हैम्पर हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं, तो आप देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी को समझने की कोशिश करो। बांग्लादेश जो कंट्री है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, क्योंकि वो एक टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान हुआ करती थी, याद है। इंडिया और पाकिस्तान का जो बाइफर्केशन जो हुआ था, जो विभाजन जो हम लोग को देखने को मिला था, अलग अलग हुई थी, डिवीजन जो हुई थी इंडिया और पाकिस्तान का, तो वो किसके ऊपर बेस्ड हुआ था? रिलीजन के ऊपर बेस्ड। पाकिस्तान सेपरेट कंट्री क्यों बनी? क्योंकि उसको वन नेशन वन रिलीजन वाली अप्रोच उसको अपनानी थी, है ना। ये पढ़ा होगा आपने थ्योरीज वगैरह में। तो उस समय फिर बाद में चल के बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से अलग हो गई, आपको पता होगा। यानी कि जो टेरिटरी थी, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गई और उस टेरिटरी को बांग्लादेश घोषित कर दिया गया, और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हट गई उस जगह से। आपको पता होगा उसके बारे में, है ना। पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करती थी बांग्लादेश की जगह पर। तो ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, आप इस कंसेप्ट को समझो। तो अब वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, एंड आपको पता होगा कि ऑब्वियस ही बात है कि मुस्लिम्स के सेंटीमेंट्स थोड़े से हट हुए होंगे कहीं ना कहीं, भले ही केस वगैरह जो है वो किस प्रकार का भी रहे, बट एक सेंटीमेंट वाली भी बात होती है। तो यहाँ पर मुस्लिम्स के सेंटीमेंट हट हुए हैं, तो इसको लेकर जो है वो बांग्लादेश ने कहा कि ये जो राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में थोड़ा सा फ्रैक्चर लेकर आएगा, राइट। तो ये यानी कि बोलते हैं ना धागे में गठान, तो उस टाइप की चीज यहाँ पर बताई गई है। तो अगर आप इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में अगर कुछ लिखो मेंस वगैरह में, तो ये वाला पॉइंट भी आप मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है, न्यूज में आए। नेक्स्ट, हमेशा आप लोगों ने सुना है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि न्याय से वंचित हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि वो फिर न्याय मिल ही नहीं रहा है। अगर न्याय लेट हो रहा है तो न्याय मिल नहीं रहा। एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, उसकी उम्र जो है वो, बूढ़ा नहीं मान के चलते, एक व्यक्ति है, उसकी उम्र जो है वो 31 साल की है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी और सिविल वगैरह का मामला भी बहुत लंबा चलता है, आपको पता होगा। मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ सिविल के मामले में, राइट, अभी भी चल ही रहा है मेरा भी केस। तो जो ये इस प्रकार के जो मामले होते हैं, तो आपको पता है कि ये सालों सालों तक खिंच जाते हैं। अब एक व्यक्ति की उम्र 41 साल की है, और अगर मामला 40-50 साल खिंच गया, तो ऑब्वियस ही बात है उस जो इंसान है उसकी तो जिंदगी बचेगी नहीं, शायद बची भी होगी, इतने किस्मत वाले रहे वो, तो जो है वो काफी बूढ़े एज में जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी। तो उस बुढ़ापे में वो जमीन का वो क्या करेंगे भाई? जवानी में जमीन मिल रही होती है तो एटलीस्ट वो जो है वो रहते, उनको कहीं और रेंट नहीं देना पड़ता, उसी अपने घर पर रहते वो, है ना। बट बुढ़ापे में फिर क्या मतलब? किसी चीज का मतलब नहीं। क्या पता मौत हो गई, उसके बाद मिला सामने वाले को न्याय, तो मतलब ही नहीं है ना। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इसलिए कहा जाता है। तो ऐसे टर्म्स अक्सर सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं, स्पेशली मेंस में, कि इस पर कमेंट कीजिए, टिप्पणी दें, है ना। तो देखिए, अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का, क्योंकि 1950 से अभी तक के, यानी कि 1950 की जो केसेस है ना, वो अभी तक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। 77 केस, 77 केस ऐसे हैं 1950 में जो फाइल हुए थे, वो आज भी पेंडिंग है, आज भी सॉल्व नहीं हुए। इसके अलावा कहा गया है कि हर 10 साल में जो पेंडिंग केसेस का जो वॉल्यूम है, जो नंबर्स है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ केसेस पेंडिंग हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनमें से 2.5 करोड़ केसेस जो है वो 2010 के बाद, यानी 2.6 करोड़ आप मान के चलो कि 2010 के बाद जो है वो फाइल किए गए। और 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर 10 लाख पेंडिंग केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इस फोटो से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जज है और इनके सामने आप देखिए भीड़ लगी हुई, कितने पेंडिंग केसेस हैं। तो ये पेंडिंग केसेस को कैसे टैकल किया जा सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स पर
आप मुश्किल से 3 पॉइंट जो है वो मिनिमम लिखकर बताइए, और ज्यादा अगर आपको याद आते हैं तो आप जरूर लिखकर बताइए। और ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी आपको बिल्कुल प्रिपरेशन रेडीमेड करके चलना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और मतलब आप काफी सारे जो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जस्टिस वगैरह से रिलेटेड, उसमें भी ये सब चीजें आप चिपका सकते हैं, अगर आपका एक अच्छा आंसर, अच्छे पॉइंट्स अगर पहले से प्रिपेयर होंगे तो इसलिए अपनी तैयारी पहले से रेडीमेड करके रखा करो, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं या जो भी जिनका भी सिलेक्शन होता है वो रेडीमेड तैयारी करते हैं अपनी। तो आप रेडीमेड तैयारी करो, डिले मत करो। जो मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो कर रहे हो रेगुलर बेसिस पर, तो एग्जाम के सिलेक्शन की गारंटी मेरी। स्पेशली प्रीलिम्स के तो हो ही जाएगा, मेंस की मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मेंस में कुछ स्किल्स होती हैं और प्रैक्टिस होती है, अगर आप करोगे तब उसकी भी गारंटी मैं लेता हूं। बट जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अब देखो, डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट, नाम से ही समझ में आ रही है, एक प्रकार का कॉन्टेस्ट है, एक प्रकार का जो है वो ये चैलेंज, ओपन चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है, कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके तहत इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है। ये बेसिकली इनोवेटर और स्टार्टअप का एक कंपटीशन है, और जो भी बेस्ट इनोवेटर होते हैं, जिसने भी बेस्ट इन्वेंशन किया होता है या जिसका भी बेस्ट स्टार्टअप होता है, तो एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है और फिर वो फाइनल विनर को जो है वो घोषित करती है कि फलाना स्टार्टअप में से ये फाइनल विनर है, और इनका एक क्राइटेरिया होता है विनर को सेलेक्ट करने का, राइट। और इसमें स्टार्टअप की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टअप को 10 लाख रुपए तक का अवार्ड प्राइस जो है, कैश प्राइस जो है वो दिया जाता है, और एक इंडिविजुअल की अगर हम लोग बात करें तो उसको 5 लाख रुपए तक का कैश प्राइस दिया जाता है। ये स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए है, जो भी इन्वेंशन करते हैं या जिनका भी नया स्टार्टअप होता है, राइट, तो उनको जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये अभी जो है ये चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है, कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन डेयर टू ड्रीम 2.0। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे फॉर्मर ऑनरेबल प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट, और इनकी 5वीं डेथ एनिवर्सरी पर ये DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है डेयर टू ड्रीम 2.0। ये काफी बुरा दिन था 27 जुलाई 2015 का, जिस समय हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वो हमें छोड़कर चले गए थे, राइट। तो ये वाली चीज, इसके बारे में आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, एक जनरल जानकारी। मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको MTCR पढ़ाऊंगा, राइट, और देखिए मैंने ये किया है, और आप लोग मेरे अगर मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, रेगुलर व्यूअर्स, तो आप जानते हैं कि मैं जो भी चीज कमिट करता हूं वो पूरी करता हूं, भले शायद कभी कभी डिले हो जाती है थोड़ी बहुत, बट हो जाती है ना। MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये एक इनफॉर्मल वॉलंटरी पार्टनरशिप है 35 कंट्री की। सिंपल सी बात याद रखना, 35 कंट्री ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है, और ये जो एग्रीमेंट है ये नॉन बाउंडिंग एग्रीमेंट है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस एग्रीमेंट में लिखी हुई जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, यानी कि कोई कंट्री टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर फॉलो नहीं करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा, कुछ नहीं होगा। बट हाँ, ये इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर कोई कंट्री फॉलो नहीं करती है और रेस्ट ऑफ द कंट्री जिन्होंने किया रहता है इस एग्रीमेंट को साइन और वो फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में थोड़े से रिलेशंस हैम्पर होता है, और वो आपस में जो है वो कुछ जो है वो एंटी करने लगते हैं दूसरी कंट्री के साथ, जैसे कि उनके लिए ट्रेड बंद कर देंगे, या मतलब जो इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह, फोरम्स वगैरह होते हैं उसमें सामने वाली कंट्री को सपोर्ट नहीं करना। तो ये डिप्लोमेटिक पॉलिसीज वगैरह होती हैं, वो इंटरनली हम लोग को देखने को मिलती है, जो बाहर बताते नहीं है ये लोग, बोलते तो हैं कि ये नॉन बाइंडिंग है, बट आप खुद समझो, एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेकर आप समझो कि आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है, आप लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी जो है वो जब तक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता मूवी देखने नहीं आएगा, ठीक है, आप चारों ने डिस्कस कर लिया। अब एक व्यक्ति चला गया मूवी देखने, आप 3 लोग नहीं जा पाए, तो अंदर गुस्सा आएगी ना कि अरे यार वो तो एंजॉय करके आ गया, मूवी देख के आ गया, हम लोग नहीं देख पाए। तो आप कहीं ना कहीं या तो उसको नोट्स नहीं दोगे, उससे बात नहीं करोगे 2-3 दिन तक, अरे भाई तू रहने दे यार, तूने तोड़ दिया यार ये, राइट। बट उससे कुछ होना जाना है नहीं कि आप तो उसको दंड थोड़ा दे दोगे, नहीं दोगे ना। तो वैसे ये वाली ट्रीटी भी है। तो इस प्रकार से इजी एग्जांपल से बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है ना उसको समझने की कोशिश किया करो, राइट। और ये सब मेरे एग्जांपल्स होंगे, वो देखना डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आपकी काफी हेल्प करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है गाइस? तो देखो, जितने भी इस प्रकार के जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं, एक्चुअली में पहले जो ये थी MTCR, इस पर टारगेट किया गया था कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको रोका जाए, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को रोका जाए। बट यहां पर जितनी भी मिसाइल्स होती हैं जिनकी कैपेसिटी 500 किलोग्राम के पेलोड की होती है और वो 300 किलोमीटर से ज्यादा की होती है, मिसाइल प्लस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं ना वो, तो जो भी सिंपल सी तौर पर जो भी मिसाइल या जो भी ड्रोन जिनकी पेलोड कैपेसिटी 500 kg से ऊपर की होती है और जो 300 किलोमीटर तक हिट कर सकती है, यानी कि एक मिसाइल अगर यहां से लॉन्च करेंगे तो 300 किलोमीटर तक जाकर वो हिट कर देगी। तो अगर ऐसी मिसाइल है तो उसको रोका जाता है कि ऐसी मिसाइल जो है वो ना यूज की जाए, ठीक है, समझ रहे हो। 1987 में इसको बनाया गया था, इस MTCR को G7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के द्वारा। G7 कंट्री कौन सी है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA।
ठीक है, इनके द्वारा इसको बनाया गया था और ये नॉन बाइंडिंग है। तो सिंपल सी चीज बस आप लोग को इसके बारे में थोड़ी बहुत ये पता होनी चाहिए। और इंडिया जो है वो इसकी मेंबर है, 35th मेंबर इंडिया है। 2016 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। चाइना इसकी मेंबर नहीं है, बट ये कहा जाता है कि चाइना इसके जो ओरिजिनल गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन है उसको फॉलो करती है। ठीक है, वर्बली, यानी कि बोलती है कि मैं साइन नहीं करूंगी चाइना, बट वो करती है। ठीक है, तो ये चीज है इसके बारे में, MTCR के बारे में, जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। एंड पेपर 2 से रिलेटेड गाइस इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। अब गाइस बात हो रही है ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस के बारे में। क्वेश्चन आता है ये ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस किस कंट्री का है? तो याद रखिएगा इंडिया और इजराइल का ये ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस है। ये दोनों कंट्री मिलकर किसके ऊपर टारगेट कर रही है कि ऐसी कोरोना वायरस की टेस्ट किट निकाली जाए जो कि काफी कम समय में, मात्र 30 सेकंड से भी कम समय में ये पता लगा दे कि सामने वाले व्यक्ति को कोरोना वायरस है कि नहीं है, सामने वाला व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इजराइल और इंडिया का ये एक जो है वो साथ में मिलकर काम कर रही है इस चीज के ऊपर, इस प्रोजेक्ट को लेकर। और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि ऑडियो टेस्ट, ब्रीथ टेस्ट, थर्मल टेस्टिंग और पॉली अमीनो टेस्ट, इसका उपयोग किया जाएगा रैपिड टेस्टिंग के लिए कोरोना वायरस की। यानी कि मतलब बहुत जल्दी जो है वो पता लग जाए कि सामने वाले व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि नहीं है। इजरायली टीम जो है और हाई रैंकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस ऑफिशियल इसके और हमारी DRDO ये मिलकर जो है वो काम कर रही है। हालांकि ये टॉपिक रिपीटेड है, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ, बट यहां पर ये अपडेट रख लीजिएगा। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस ये जो है वो ये इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा 5 एरियाज चूज किए गए हैं। कहा गया है कि इन 5 एरियाज पर अगर हम लोग काम करेंगे तो हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी। तो देखिए, टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम टारगेट करें कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेस वे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के लिए। क्योंकि इससे क्या होगा गाइस, हमारे इस प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, एक्सप्रेस वे यानी कि रोड्स वगैरह हम क्यों बना रहे हैं और रेल कॉरिडोर्स क्यों बना रहे हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी जल्दी हो, जिससे कि गुड्स प्रोडक्ट्स जो है वो प्रॉपर टाइम पर जो है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जल्दी पहुंच जाए। राइट, और हम लोग टारगेट किसके ऊपर कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, राइट, प्रोडक्ट्स को। और एक्सपोर्ट करना है अगर प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को इंडस्ट्री से पोर्ट्स तक पहुंचाना है, या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स, तो पोर्ट से इंडस्ट्री तक लाने के लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता है ना। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हमारे पास कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रकार की चीज बताई। दूसरी चीज, फार्म के ऊपर हम लोग को मदद मतलब ज्यादा फोकस करना है, टारगेट करना है फार्म्स के ऊपर, हमारी फार्मिंग एक्टिविटी को लेकर। और ये सब चीजें इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज में भी आई थी। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग को टारगेट करना है, फोकस करना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पर फोकस करना है और वैल्यू सप्लाई चेन पर फोकस करना है। तो ये बेसिकली 5 जो है वो पॉइंट्स है, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो और याद रखना कि ये कुछ पॉइंट्स है जिस पर अगर हम लोग काम करेंगे तो इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। तो ऐसे अगर जनरल स्टडीज पेपर 3 में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि देखो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ है, इकोनॉमी हैम्पर हुई है, तो इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। या फिर प्रीलिम्स में भी कभी कभी आ सकते हैं कि ऐसा क्या क्या किया जाए जिससे कि इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है, इकोनॉमी रिवाइव होने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप इन सब फैक्टर्स के बारे में थोड़ा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस पर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, काम करेंगे, तो इकोनॉमी रिवाइव होने में फायदा मिल सकेगा। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि इस पर अगर हम लोग काम करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने जो बोला है कि हम अपने इंडिया को लीडरशिप पोजीशन पर रख पाएंगे, यानी कि इंडिया लीडर बन जाएगा अगर इन सब चीजों पे काम करना शुरू करेगा। तो ये चीज यहां पर सामने बताई गई। एक मोबाइल एप्लीकेशन है मौसम नाम की, आपको नाम से ही समझ में आ गया, मौसम एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मौसम के बारे में बताएगी। वेदर रिपोर्ट, वेदर फोरकास्टिंग जो है वो उसमें हम लोग को देखने को मिलेगी। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए ये बनाई गई है। और यहाँ पर जो यूजर्स होंगे गाइस, यानी कि हम और आप भी इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस एप्लीकेशन से हमें डेटा तो मिलेगा, पता तो लगेगा कि मौसम की स्थिति क्या है। साथ ही साथ हम लोग भी कुछ डेटा इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि मतलब कोई व्यक्ति है किसी एरिया पर है, उसको लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पर मौसम खराब हो रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो उस जगह की मौसम की अपडेट खुद ब खुद जो है वो डालेंगे। और उसको फिर जो है वहाँ की अथॉरिटीज, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो उसका काम तो है ही, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये सब चीजें पता करना, बट लोग बाग भी अपने इनपुट्स जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें रडार इमेज भी है, वेदर फोरकास्ट भी है, तो ये सब चीजें, और वार्निंग वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और पर्सन भी जो है, यूजर्स भी जो है वो भी जो है वो चेतावनी दे सकते हैं कि यहाँ का मौसम जो है वो खराब हो रहा है और यहाँ पर इमरजेंसी की आवश्यकता है, और इस प्रकार से चीजें, समझ रहे हो बातों को। तो ये चीज है, ये बेसिकली डिजास्टर रिलीफ में भी ये एप्लीकेशन काफी मदद करेगी, फायदा करेगी। इसको डिजाइन और डेवलप किया है ICRISAT के डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ के द्वारा, डे टीम के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। और ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए, जो मैंने भी आपको बताया था।
ठीक है, ये है पूरा ओवरऑल मामला इससे रिलेटेड जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ब्लू पॉपी की बात हो रही है। ब्लू पॉपी ये कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसको क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा, क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर इन फलाना ऑप्शन में से किसको कहा जाता है? ब्लू पॉम्पी याद रखना है, ब्लू पॉपी, ब्लू पॉपी याद रखना है। ये जो फूल है गाइस, कुमाऊं से कश्मीर के रेंज पर हम लोग को देखने को मिलता है। ये 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये फूल जनरली नजर आता है, दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि उस हाइट पर जो है ये पनपता है। अभी बताया जा रहा है कि कम ऊंचाई पर, यानी कि जो कम ऊंचाई जो है ना, मतलब लोअर, जैसे कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ के जो मान के चलो कि यहां से ये फूल उगना शुरू कर देता है। ये वाली जो ऊंचाई है ये 3000 मीटर की है, मान लेते हैं हम लोग सी लेवल से, क्योंकि सी लेवल से ऊपर इतना ही होगा, मान के चलो। ठीक है, इमेजिनेशन 3000 मीटर है ये और ये 5000 मीटर। ठीक है, इनके बीच में ये हम लोग को देखने को मिलता है कि ये फ्लावर जो है वो उगता है। अब जो लोअर एरिया है ना, ये 3000 रीजन का, जहां पर ये फ्लावर उग सकता है, आज की डेट में ये फ्लावर वहां पे उग नहीं रहा है। उसकी क्या वजह है? क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये इसकी वजह है। इसके चलते यहाँ पर ये पनप नहीं रहा। आपको याद आ रहा होगा, पहले भी मैंने आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो शेर हैं, टाइगर्स हैं, वो भी हायर एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोअर एल्टीट्यूड है वहां पर गर्मी का लेवल बढ़ता जा रहा है और ये जीव जंतु जो है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आगे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ह्यूमंस है, ह्यूमंस तो एसी ऑन कर लेंगे, कूलर ऑन कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स स्पीसीज? उनके लिए तो प्रॉब्लम है, तो उनको अपने जो हैबिटेट है उसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही जो पशु हैं वो जा रहे हैं और जो पेड़ वगैरह है पनप नहीं पा रहे, यानी कि प्लांट की स्पीसीज है वो एक लोकेशन पर पनप नहीं पा रही, बट वो थोड़ी हायर लोकेशन पर पनप रही है, तो उनका जो हैबिटेट है वो चेंज होता जा रहा है। तो ऐसे ही ये ब्लू पॉपी का भी हम लोग को देखने को मिला। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या नुकसान हुआ है, तो आप ये वाला इस प्रकार के एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जो प्लांट्स, जो स्पीसीज एक पर्टिकुलर हायर एल्टीट्यूड में अच्छे से डेवलप होती थी, ग्रो करती थी, वो आज की डेट में नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव वजह है। क्लियर है यहाँ तक बातें आप लोगों को? तो ये हो गया गाइज आज का पूरा टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक था आज का, और अभी जाना नहीं है, कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगा। बट बिफोर दैट गाइज, अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूं। डेली मंडे टू सैटरडे पूरे 1 महीने के लिए आपको पीडीएफ दी जाएगी। अभी जो है वो अगस्त की पीडीएफ जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप मेरे फेसबुक के जो मेरा अकाउंट है कमलाक्ष झा का, आप इसको सर्च कीजिएगा, ये इसकी लिंक भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट करके इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जो है वो मतलब ईमेल भी कर सकते हैं। आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखेंगे तो मेरे और भी काफ़ी सारे अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ है, और आप मेरे इस मेहनत को देखकर अगर आप ज़्यादा पे करना चाहें तो वो आपके ऊपर है। और ये जो पीडीएफ है इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मतलब जिनको नोट्स वगैरह बनाने नहीं है, नोट्स वगैरह बनाने में उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये पीडीएफ के थ्रू वो तुरंत जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। राइट, तो पीडीएफ में ये उनका फायदा मिलेगा। और पीडीएफ की कीमत जो है वो 100 रुपीज़ मैंने इसलिए कम रखी हुई है, मिनिमम 100 रुपीज़ की सभी मेरे स्टूडेंट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और ये मेरे सर्वाइवल में भी मेरी हेल्प करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मेरी जॉब जो है वो चली गई है, तो ये आपके एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे सर्वाइवल में भी हेल्प करेगा और मुझे मोटिवेशन देगा कि मैं आपको इस प्रकार के रेगुलरली क्वालिटी लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है, तो ये एक आपकी तरफ से एक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है समझ के करिए, या फिर पीडीएफ परचेज करने के पर्पज से कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। न्यूज़पेपर से भी कम की कीमत में ये आपको पीडीएफ यहाँ पर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और देखिए होमवर्क है गाइस, ये होमवर्क राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट केस, तो ये जो मामला विवाद जो था, तो इसके बारे में एक थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा आप। बेसिक एक आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस साल सिविल सर्विसेज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक होमवर्क है आज का, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। ये नया चैनल है मेरा, राइट, तो इसमें आप ही की वजह से जो है वो ग्रोथ होगी, और ये आप ही का चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, ये आप ही का चैनल है। हम एक फैमिली की तरह हैं, और आपकी मदद से ही, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डेली बेसिस पर आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन जो मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि सर जो है वो अपन बढ़ाएंगे चैनल को। तो बस यही है, इसी के चलते आप ही की ये जो है कंट्रीब्यूशन रहेगा, दुआ रहेंगी, जिसके चलते आप अपन ग्रो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, झा_सर। जितनी भी अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टाटा।